हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। थर्मोडायनामिक्स अपना टॉपिक चल रहा है और मेरे भाई ये चौथा लेक्चर है, तो आइए शुरू करते हैं। और यार अगर हम बात करें ना 3 लेक्चर की, तो हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोगों को बात करना है 17 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। और यार चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले एक सुंदर सा कविता से इसका शुरुआत करना चाहेंगे, ठीक है। और यार क्या है, तो आओ फिर से दिया जलाएं, है ना। क्या है कविता का शीर्षक, तो बोल सकते मेरे भाई कि आओ फिर से दिया जलाएं। देखिए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया है, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोरे, बुझी हुई बाती सुलगाएं, हम पराब को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल ना भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का व्रज बनाने, नव दधीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। क्या है इसका मतलब, तो मेरे भाई इस कविता के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं कहना चाहते हैं कि युवा अवस्था में व्यक्ति स्वस्थ और शक्तिशाली और उमंग, उल्लास और जोश से भरा होता है। इस अवस्था में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। उन्होंने युवाओं की तुलना सूरज से करते हुए कहा है कि युवाओं का जीवन कठिनाइयों के सामने हारना मानो सूर्य का परछाई से हारना है। इसलिए आशा के बुझे हुए दीपक की बाती को सुलझाना होगा, अर्थात उम्मीद का नया दिया फिर से जलाना होगा, ठीक है। तो मेरे भाई इसी के साथ अपने वीडियो का शुरुआत करते हैं और 17 नंबर से एक छोटा सा प्यारा सा कहानी है, PV बराबर nRT। हम आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जैसे मेरे भाई PV बराबर nRT, तो टेम्परेचर कांस्टेंट nR मीन्स टोटल के टोटल वैल्यू इधर कांस्टेंट हो गया। अच्छा, अब आप इस फिगर को देखिए मेरे भाई, एक साइड में प्रेशर है जो कि x एक्सिस है और एक साइड में प्रेशर और वॉल्यूम है जो कि y एक्सिस है। तो y एक्सिस इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होगा, तो ये वाला लाइन आपको खींच देना है। क्लियर है ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरे भाई 18 नंबर। 18 नंबर में देखिए तो क्या है, y एक्सिस में आपका PV दिया गया है और अगर हम x एक्सिस की बात करें, अगर मेरे भाई हम x एक्सिस की बात करें, x एक्सिस में प्रेशर है, ठीक है। ये जो लाइन है ये T1 को, T2 को और T3 को बता रहा है, ठीक। PV बराबर क्या होता है मेरे भाई, nRT, और PV क्या है, तो कांस्टेंट है। आपको बताना है कि T1, T2, T3 जो दिया गया है इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है, मीन्स आपको सजाना है मेरे भाई। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, है ना, ऊपर जाते हैं तो PV बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। उससे थोड़ा कम T2 का, उससे थोड़ा कम T1 का। तो सिंपली हम लिख सकते हैं कि सबसे बड़ा T3 हो जाएगा, फिर T2 हो जाएगा और फिर उसके बाद T1 हो जाएगा। चलिए अगला है मेरे भाई 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर में हमने y एक्सिस में प्रेशर वॉल्यूम लिया है और x एक्सिस में प्रेशर लिया है और यहाँ पे जो लाइन है इन सारे का टेम्परेचर सेम है और बोला गया कि ये वाला लाइन आपका W1 है, ये W2, ये W3। तो आपको बताना है कि W1 बड़ा है कि W2 बड़ा है कि W3 बड़ा है। मेरे भाई PV इक्वल टू nRT, y में PV है तो अगर हम y इक्वल टू लिखेंगे तो y इक्वल टू अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो nRT। बचपन में एक कहानी सुनाया गया था कि n नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है वेट और डिवाइडेड बाई होता है
मोलिक्यूलर वेट। तो n के जगह पे वेट अपॉन मोलिक्यूलर वेट लिख लिए। अब आर टी और एम नोट को छोड़ देते हैं मोलिक्यूलर वेट को, तो अगर आप देखेंगे y तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के, मीन्स अगर y बढ़ेगा तो w बढ़ेगा। तो y यहाँ पे सबसे ज़्यादा मीन्स पी भी सबसे ज़्यादा, उससे थोड़ा कम यहाँ पे, उससे थोड़ा कम यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा W3, फिर उसके बाद W2 और फिर उसके बाद W1। तो मेरे भाई ये है कहानी इसका, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरे भाई x एक्सिस में हमने प्रेशर लिया है और y एक्सिस में P भी लिया है, और ये टेम्परेचर भी इस बार सेम है और आपका वेट भी सेम है। और बोला गया है आपको कि H2 दिया है, O2 दिया है और Cl2 दिया है। कौन सा लाइन इन तीनों में से H2 को रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा लाइन इसमें से O2 को रिप्रेजेंट करेगा और कौन सा लाइन Cl2 को रिप्रेजेंट करेगा। आसान क्वेश्चन है। देखिए हम ना आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन कराते चल रहे हैं। अब यार प्रयास आपको करना है कि आप कितना सीख रहे हैं, है ना। जैसे कि यार कुछ बच्चे लोग कमेंट किए नीचे में कि थंबनेल कहीं से कॉपी कर लिया, ये हो गया वो हो गया। मेरे भाई आपका फोकस ये होना चाहिए कि जो हम आपको कंटेंट दे रहे हैं क्या यह कंटेंट ऑथेंटिक है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही है या नहीं है। सही है तो फ़िलहाल आप इसको फॉलो कीजिए, आपका लक्ष्य ये होना चाहिए, है ना। तो इसी के साथ मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए तो हम ना एक ही बात जानते हैं, पी भी इक्वल टू एन आर टी होता है, और पी भी इक्वल टू हम लिख सकते हैं एन के जगह पे वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू आर इंटू टी। क्या ये बात क्लियर है। आर तो भैया कांस्टेंट है, वेट सबका सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो पी भी जो है पी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट। इस बात का क्या मतलब हुआ कि जिसका मोलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा, क्या हमने बोला मेरे भाई, यहाँ पे लिख लीजिए अगर नहीं समझ आ रहा है तो, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जिसका, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, तो हम यह बोलना चाह रहे हैं कि जिसका मोलिकुलर वेट, क्या बोलना चाह रहे हैं भाई, तो जिसका मोलिकुलर वेट, है ना, जिसका मोलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा, ठीक है, जिसका मोलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा, उसका जो पीवी का वैल्यू है वो सबसे कम, उसका पीवी का वैल्यू, उसका पीवी का वैल्यू सबसे कम। क्या हमने बोला, उसका पीवी का वैल्यू सबसे कम, ठीक है। अब इस बात को समझिए, अगर आपको कोई बोले कि H2 में, O2 में और Cl2 में सबसे ज़्यादा मोलिकुलर वेट किसका है, तो आपका उत्तर होना चाहिए क्लोरीन का। तो सबसे कम पीवी किसका होगा, क्लोरीन का। उसके बाद सबसे ज़्यादा मोलिकुलर वेट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का। तो सबसे पहला जो लाइन होगा नीचे से, मीन्स वाई एक्सिस के स्टार्टिंग वाले साइड से, सबसे पहला लाइन क्लोरीन, दूसरा ऑक्सीजन, और उसके बाद जो बच गया वह हाइड्रोजन का। तो देखिए तो क्या हम ऐसे ही लिखे हैं, पहला लाइन क्लोरीन, दूसरा वाला ऑक्सीजन और तीसरा वाला हाइड्रोजन, है ना। तो ये कहानी कुछ ऐसा है। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लें मेरे भाई। अगला है 21 नंबर। 21 नंबर देखिए तो y एक्सिस में P भी लिखा गया है और x एक्सिस में P लिखा गया है। दो टाइप का लाइन है, एक लाइन आइडियल गैस को बताता है और एक लाइन रियल गैस को बताता है। तो एक बार यह भी बात एग्ज़ाम में पूछा गया है कि आइडियल गैस और रियल गैस के बारे में आप बता दीजिए। तो मेरे भाई अगर हम इसके बारे में बात करें तो यह जो आप सीधा सीधा सा लाइन देख रहे हो ये आइडियल गैस, और ये लाइन थोड़ा सा यहाँ मोटा कर दीजिए
और कुछ ऐसे लेके आएंगे, यह रियल गैस का लाइन है। और अगर ध्यान में नहीं रहे तो 2-4 बार आप अपने कॉपी में लिख लो, जिससे कि यह बात आपका क्लियर हो जाए। क्योंकि समझना हर एक बात को चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम निकालना ज़रूरी है। और एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, हर एक बात दिमाग में रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप हर एक बात आपके दिमाग में रह ही जाएगा, तो उसको 3-4 बार 5 बार आप लिख लीजिए, या इतनी बार प्रयास कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको याद हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे भाई 22 नंबर क्वेश्चन। और देखिए तो 22 नंबर में आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो मेरे भाई 22 नंबर में आपसे बोला गया है कि यह ना आपको रोह दिया गया है, और रोह का मतलब इसको देखो, जिनको नहीं पढ़ने आता है वो इनको पढ़ेंगे RHO। हिंदी में अगर पढ़ना है तो इसको ऐसे पढ़ेंगे रोह। ठीक है, अच्छा, रोह के बारे में बोला गया है मेरे भाई डेंसिटी। और ना हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ रहे हैं। हम लोग जो मेरे भाई पढ़ रहे हैं यह आइसोथर्मल प्रोसेस है। और हम साफ शब्दों में बोल दिए हैं आपको कि आइसोथर्मल अगर कहीं लिखा हुआ है तो आपको यह समझना है कि जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो टेम्परेचर कांस्टेंट, अब इस बात को ऐसे समझिए कि एक्स एक्सिस में टेम्परेचर है और वाई एक्सिस में रोह दिया गया है। इन दोनों में अगर आप ये रेड वाली लाइन को देखेंगे, ये जो रेड वाली लाइन, ये सीधा लाइन, तो ये आइसोथर्मल का ग्राफ है। क्योंकि बेटा अगर आप इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे ये है ना, आपको थोड़ा सा फोटो तिरछा खींचा गया या मेरे कॉपी में लाइन थोड़ा सा तिरछा बना, बट ये जो लाइन है ये कुछ ऐसे होना चाहिए। और हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर सेम ही होगा। अगर यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30। क्या ये बात क्लियर है? और समझिए, आगे बढ़ते हैं। एक्स एक्सिस में मेरे भाई वॉल्यूम है, वाई एक्सिस में रोह दिया गया है, और रोह और भी के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है ना। अब क्या इस बात को, आप ग्राफ को जब आप देखेंगे तो आपको चिंता पकड़ लेगा, बट चिंता नहीं करना है। हर एक ग्राफ आपके बुक में नहीं दिया हो सकता है, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक ग्राफ महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि कौन सा ग्राफ आपके एग्ज़ाम में आ जाए ये आपको भी पता नहीं है ना। तो इसके लिए मेरे भाई जितना ग्राफ हो सकता था हम हर एक ग्राफ कोशिश किए हैं आपको बताने का। अब इस बात को देखिए कि यह ग्राफ अगर आप देखेंगे तो आपको यह ग्राफ कैसा दिख रहा है मेरे भाई। तो यह जो ग्राफ है आपका, यह ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। इस ग्राफ को मेरे भाई क्या बोला गया है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो कहाँ से आ गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? कहीं ऊपर से टपक के आया नहीं ना, आपको यहीं पे बनाना था। ठीक है, देखिए आप क्या जानते हैं, रो इक्वल टू क्या होता है। रो का मतलब यहाँ डेंसिटी, रोह का मतलब क्या हम बोले हैं मेरे भाई, तो रोह का मतलब हम यह बोलना चाह रहे हैं कि यह डेंसिटी है। और क्लास 9th में जब भी आपका प्रवेश हुआ होगा तो आप डेंसिटी इक्वल टू पढ़े होंगे मास अपॉन वॉल्यूम। क्या यही पढ़े हैं? अब जब हम रोह में वॉल्यूम से गुना कर दें तो इधर मास बन जाता है। और प्यार से देखेंगे ना तो यहाँ जो रोह है वह वाई एक्सिस है और जो वॉल्यूम है एक्स एक्सिस है ना। अब जैसे रोड पे चलते तो मतलब कहने का मतलब है ना कि हमको सही से हर चीज़ों को देखना होता है, सामने से कौन सी गाड़ी आ रही, क्या आ रही है ना। तो अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया है मेरे भाई तो ऐसा नहीं कि हम सीधा अंधाधुंध जो है कि सोच लें दो बात कि हमें नहीं आता है, या अगर आता है तो ऐसा बात ना सोचना शुरू कर दें कि आपका काम गड़बड़ हो जाए। तो ऐसे नहीं सोचना है, देखना है, समझना है ना। तो इस फिगर में देखेंगे तो रो आपका वाई एक्सिस में है और भी आपका एक्स एक्सिस में है। तो अगर हम यहाँ पे वाई और एक्स भैया पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक्स इंटू वाई कांस्टेंट का क्या मतलब हो गया, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या ये बात क्लियर है? मेरे समझ से क्लियर हो जाना चाहिए, है ना।
अगला देखिए तो एक्स एक्सिस में प्रेशर है और वाई एक्सिस में रो मीन्स की डेंसिटी है ना। और आपको क्या बताना है इस ग्राफ में, तो ये इस ग्राफ में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताना है, आगे इसका क्वेश्चन है, एक बार इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं मेरे भाई। हम ना एक छोटा सा प्यारा सा बात जानते हैं कि पी भी बराबर होता है NRT। क्या हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि P भी बराबर होता है NRT। और अगर हम इसको प्यार से देखें ना तो ऐसे बोल सकते हैं कि P भी इक्वल टू N का मतलब होता है वेट डिवाइडेड बाई मोलिक्यूलर वेट। तो वेट डिवाइडेड बाई हम यहाँ मोलिक्यूलर वेट और R इंटू टी लिख दिए। अब देखिए तो मेरे भाई वेट अपॉन वॉल्यूम को यहाँ लिख दिए हैं, है ना, वेट अपॉन प्रेशर इक्वल टू ये वॉल्यूम इधर से ले जा करके यहाँ RT अपॉन m0 लिख दिए। क्या क्लियर है? अब यार मेरे भाई देखोगे तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यहाँ वेट है कोई बात नहीं, इसके जगह हम रो लिख सकते हैं, और यहाँ पे हो गया RT अपॉन m0। तो रो इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, तो P इंटू m0 अपॉन RT जो कि हम यहाँ लिखे है ना। रो आपका क्या है मेरे भाई y एक्सिस और P क्या है x एक्सिस। तो जो बच गया m0 अपॉन RT वह यहाँ पे स्लोप का रोल प्ले करेगा। तो मेरे भाई स्लोप क्या हो गया, तो मोलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई R इंटू टी। ठीक है, तो ये जो बेसिकली एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल आपका क्या है, थीटा है, और यह स्लोप जो है m0 अपॉन RT है। अब इस बात को समझिए, देखिए तो यहाँ पे प्रेशर दिया है x एक्सिस में और y एक्सिस में आपको रो दिया है। मेरे भाई स्लोप के बारे में आप क्या पढ़े हैं, m0 डिवाइडेड बाई R इंटू टी। मान लीजिए कि आपको 3 लाइन दे दिया, एक तो T1, एक तो T2 और एक तो आपको T3 दे दिया। अब आप अगर यहाँ पे बोलेंगे ना, यहाँ पे बोलेंगे तो जो स्लोप है बेसिकली जो यहाँ एंगल आएगा, जो tan थीटा आएगा, उसके लिए जो टेम्परेचर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रोल प्ले कर रहा है। मीन्स जिसका एंगल सबसे कम उसका टेम्परेचर जो है कि क्या, उसका जो स्लोप होगा वो ऐसे समझिए, जैसे ये वाला एंगल है ना, तो जिसका एंगल सबसे कम उसका टेम्परेचर ज़्यादा और जिसका एंगल सबसे ज़्यादा उसका टेम्परेचर कम। मतलब हम बोल सकते कि सबसे कम एंगल ये वाला है तो ये T1, फिर ये वाला आपका T2, फिर ये वाला आपका T3, और सबसे बड़ा छोटा की बात करें तो T1। ये तो दिए भी हुआ है कि T1, T2, T3, लेकिन हम अंदाज़ा भी लगाएं इस बात से तो सबसे बड़ा हो जाएगा टेम्परेचर T1, फिर T2, फिर आपका T3, क्योंकि यहाँ साफ दिख रहा है कि स्लोप और टेम्परेचर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है। और ऐसा रिश्ता हो, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो गया तो आपका एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ T1 सबसे बड़ा, फिर T2, फिर T3। चलिए आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, एक्स एक्सिस में प्रेशर है और वाई एक्सिस में डेंसिटी है। एक ये वाला लाइन है, इसका भी टेम्परेचर सेम है, ध्यान से अगर आप देखें, है ना, इसका भी टेम्परेचर सेम और इसका भी टेम्परेचर सेम। 3 चीज़ आपको दिया गया है। एक क्या दिया है मेरे भाई, तो आपको H2 दे दिया है, एक N2 दे दिया है और O2 दे दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि उन तीनों में से कौन सा लाइन H2 को बताएगा, कौन सा लाइन O2 को बताएगा, कौन सा लाइन N2 को बताएगा, है ना। तो मेरे भाई हम ना एक ही बात पर हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, और उस जानकारी के मुताबिक स्लोप इक्वल टू मेरे भाई क्या हम लोग अभी पढ़ के आए हैं, तो m0 मोलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई R इंटू टी। अब अगर इस क्वेश्चन में देखें तो जो T है वो तो क्या है,
अगर हम टी के बारे में बात करें तो सेम है, आर की बात कर नहीं सकते हैं। तो स्लोप जो आया है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आया है, अगर आपको पूछा जाए, आपसे पूछा जाए तो जो स्लोप है मेरे भाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलिक्यूलर वेट के है। तो जब ऐसा है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा उसका मोलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा स्लोप इसका है, फिर उसके बाद इसका है, और फिर उसके बाद आपका ये वाला है ना। तो सबसे ज़्यादा मोलिक्यूलर वेट O2 मीन्स दिस, उससे थोड़ा कम N2 और उससे थोड़ा कम H2। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन को बनाना है, क्वेश्चन देख के छोड़ के भागना नहीं है। 24 नंबर देखिए तो वाई एक्सिस में माइनस में dp इंटू भी डिवाइडेड बाई dv। वाई एक्सिस में हमने क्या लिया है मेरे भाई, तो माइनस में dp इंटू भी डिवाइडेड बाई v, और एक्स एक्सिस में हमने क्या लिया है, तो प्रेशर लिया है। ठीक है, हम लोग एक बचपन में कहानी सुनते हैं PV बराबर nRT, और यह आइसोथर्मल के बारे में बात करना है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब इसके लिए आप देखिए तो हम क्या क्या एंगल हमको चाहिए, इस लाइन के लिए मेरे भाई एंगल मुझे चाहिए, कोई बात नहीं है, देख लीजिए। PV बराबर क्या होता है, PV बराबर nRT। PV बराबर क्या होता है मेरे भाई, nRT। और अगर हम आपसे पूछें तो nRT तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट के जगह पे क्या हम क्या लिख सकते हैं, बस फॉर नेमिंग लिख रखे, दोनों साइड डिफरेंशिएट। तो P इंटू DV, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट रूल है, तो V इंटू DP का डिफरेंशिएशन, K कांस्टेंट तो 0, तो P इंटू DV इक्वल टू माइनस में V इंटू DP। यहाँ से माइनस भी DP इक्वल टू P DV, और हमसे अगर P इक्वल टू पूछा जाए तो माइनस में V इंटू DP अपॉन DV। अब देखिए तो y इक्वल टू आपका क्या है, x आ गया, और y इक्वल टू x तभी होता है जब आपका एंगल कितने का आ जाए, 45 डिग्री का आ जाए, है ना। तो ये एंगल कितने का हो गया मेरे भाई, 45 डिग्री का। क्या ये बात क्लियर है। अब आप बोलेंगे कि भैया आप ये जो डिफरेंशिएशन किए हमें कैसे समझ आएगा, मेरे भाई ये सारा कुछ सेट करना होता है, और सेट करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम आपको बताए हैं उसी तरीके से आप भी इसको 2-4 बार अगर सुनेंगे समझेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन, एक्स एक्सिस में क्या है, एक्स एक्सिस में प्रेशर है, और वाई एक्सिस में क्या है, तो माइनस में dV डिवाइडेड बाई V इंटू DP है। वाई एक्सिस में माइनस में dV डिवाइडेड बाई V इंटू DP है। ठीक है, इसके लिए हमको ग्राफ प्लॉट करना है, आइसोथर्मल का ग्राफ चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब हर एक क्वेश्चन आप मेरे भरोसे ना रहो, आप खुद से भी प्रयास करो, है ना। तो टेम्परेचर कांस्टेंट जब भी लिखा है तो एक ही इक्वेशन है मेरे पास, PV इक्वल टू nRT। वहीं से इसको सेट करना शुरू करते हैं। तो अगर मेरे भाई देखेंगे तो PV बराबर nRT मीन्स PV इक्वल टू nRT कांस्टेंट, तो PV इक्वल टू हमने K लिखा कांस्टेंट के जगह पे, दोनों साइड डिफरेंशिएशन P इंटू DV प्लस में V इंटू DP इक्वल टू 0, P DV इक्वल टू माइनस में V इंटू DP, ये प्लस वाला उधर चला गया तो, और माइनस में V DP इक्वल टू P DV। यहाँ पे देखेंगे तो माइनस में DV है ना, माइनस में आपका क्या हो गया, DV डिवाइडेड बाई V इंटू DP इंटू P इक्वल टू 1। मीन्स ये वाला जो वैल्यू है ये y एक्सिस में है, P x एक्सिस में इक्वल टू 1। अब आप बोलेंगे कि भैया ये तो पीछे वाले से अलग है, मेरे भाई ऐसा नहीं है। हमें ना जैसा y एक्सिस है और जैसा x एक्सिस है उसी के अकॉर्डिंग, उसी के आसपास सोचना है। और एक बार जैसे आप सुने तो अपना पेन पकड़ के खुद से अगर बनाएंगे
तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। बस ध्यान रहे कि जो वाई एक्सिस में है और जो एक्स एक्सिस में है हमको उसी के अनुसार लिखना है, और उसी के अनुसार लिखने के लिए हमारे पास एक प्री कैलकुलेशन होना चाहिए। जैसे हम चेस खेलते हैं तो पता होता है कि हमारे अपोनेंट का क्या चाल है, और उसके बाद 2-2 3-3 चांस तक एक्स्ट्रा हम लोग सोचते हैं कि अच्छा इसके बाद ये चल सकता है और मेरी रानी कट सकती है, या ऐसा कुछ भी है ना, कोई गोटी कट सकता है। कुछ उसी तरीके से आपको यहाँ भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये सोचने का गेम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर पे मेरे भाई एक्स एक्सिस में 1/v है और वाई एक्सिस में क्या है तो p है। आपके पास एक लाइन दिख रहा है, यह लाइन लाल कलर की लाइन है, यह भी लाइन लाल कलर की है। यहाँ पे बिंदु 1 है, यहाँ पे बिंदु 2 है। इस पॉइंट पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है। इस पॉइंट पे बिंदु 3 है, यहाँ बिंदु 4 है। यहाँ टेम्परेचर T3 और यहाँ टेम्परेचर T4 है। अच्छा जी, अब आपको बताना है कि T1 T2 बराबर है कि बड़ा है कि छोटा है T3 और T4 से, है ना। इसी चारों में कंपेयर करना है। कोई बात नहीं मेरे भाई, वही बचपन का कहानी PV = nRT। बचपन का कहानी है PV बराबर nRT और P = nRT डिवाइडेड बाई v, इसको हम 1/v लिख लिए। P है आपका क्या है तो P है y एक्सिस में और 1/v x एक्सिस में, छाटिए तो y हो गया इधर स्लोप और 1/v x एक्सिस में। तो स्लोप किसके बराबर है, स्लोप किसके बराबर, nRT के बराबर, और स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो T1 और T2 तो यहाँ से बराबर है, T1 और T2 तो बराबर ही, क्योंकि इन दोनों के लिए चाहे वह बिंदु 1 हो, पॉइंट 1 हो, चाहे वह पॉइंट 2 हो, एंगल तो सेम है। तो T1 और T2 बराबर है। T3 और T4 भी बराबर है, क्योंकि दोनों के लिए एंगल सेम है। स्लोप T3 और T4 का ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे T3 बराबर T4 और ग्रेटर देन T1 बराबर T2। क्या यह बात क्लियर है? क्लियर है ये बात, है ना। और समझिए T4 बराबर T3 और ग्रेटर देन T2 बराबर T1। तो यही हमारा कहानी है ना। और चलिए अब इसके बाद आगे बात करते। क्या इतना बात में आपको कोई परेशानी है? इतना बात में अगर कहीं कोई परेशानी हो तो आप बेहिचक बता सकते हैं। और मेरे भाई क्या होता है ना, जब हम थोड़ी देर तक सुनते रहते हैं ना तो थक जाते हैं, और थकने के साथ क्या होता है हमको लगता है बाद में कर लेंगे। मेरे भाई आपके लिए ये मैसेज है, डू इट नाउ, समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। मतलब जो करना है उसको अभी के अभी करना है ना। क्योंकि यार कुछ देर के बाद जो है ना, बाद वाला जो है ना वो कभी नहीं वाले में बदल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करते करते यार मेरा भी वीडियो नहीं बन पाता। हमको भी लगता है कि बाद में बना लेंगे, ठीक है, बट बाद कुछ नहीं आ पाता है ना। तो मेरे भाई एक कमिटमेंट होना चाहिए कि इसको करना है तो करना है, चाहे किसी भी कीमत पे करना ही है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, क्यों, और 27 नंबर पॉइंट से हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है मेरे भाई, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो में थोड़ा भी वैल्यू एडिशन लगा है, अगर हम आपको कुछ समझाने में सक्षम हैं या आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिए हैं, तो मेरे भाई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू।